गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 59th वीडियो हमारी चल रही है और 10.2 प्रश्नावली आज हम शुरू करने वाले हैं। और अभी तक जैसे समाकलन आपने पूरी पढ़ी, नवी प्रश्नावली 10वीं आपने की है, तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रयोग किया है ना, बहुत सारी चीज़ें याद की है। तो 10.2 जो प्रश्नावली है ना, ये एक सेल्फ टेस्ट है, नई प्रश्नावली नहीं है, नया एक भी सवाल आपको इसमें मिलेगा ही नहीं एंड तक, है ना। तो कुछ लिमिटेशन भी हैं जो 10.3 में हम करेंगे। 10.3 में सवालों को छोटा करना बताया गया है, गुणधर्मों का प्रयोग किया गया है और वो गुणधर्म सवाल को छोटा कर देते हैं, लेकिन उन गुणधर्मों का प्रयोग अभी हम 10.2 में नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिंपल तरीके से काम करेंगे। और ये जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं 10.1 मैंने करी थी जब मैंने आपको बताया था कि ये कैसी प्रश्नावली है, कैसा समाकलन है। ये है निश्चित समाकलन, है ना, नाम बता दिया था मैंने आपको। और निश्चित समाकलन क्या होता है? निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि इसका जो आंसर होता है ना, वो हमेशा समान आएगा। चाहे कोई भी सवाल कितनी भी विधियों से आप कर लें, किसी भी विधि से कर लें, और जब उसका लास्ट आंसर आएगा तो वो आंसर सेम प्राप्त होगा। जबकि नवी प्रश्नावली जब मैंने की थी तब आपको क्या बोला था कि अगर समाकलन में आप 5 तरीक़ों से किसी सवाल को कर रहे हैं, 5 तरीके से अगर वो हो रहा है तो 5 से आप करेंगे, अलग अलग आंसर आएंगे, है ना। वो अनिश्चित था, नाम ही उसका है अनिश्चित समाकलन, इसलिए वो अनिश्चित चल रहा था, उसका क्वेश्चन जो आंसर था वो अलग अलग प्राप्त हो रहा था। अब निश्चित है तो निश्चित ही है ना, सब कुछ फिक्स। अब जैसे हम लेते हैं अभी, हाँ एक चीज़ और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन है। आपने पूरी 9th प्रश्नावली में, नवी प्रश्नावली में पूरी में 9.1 से लेकर 9.7 तक विविध तक जितने भी तरीके सीखे हैं उनका एक सेल्फ टेस्ट है। ये क्वेश्चन 26 दिए गए हैं हमको। इस 26 क्वेश्चन में हमको खंडशः समाकलन भी मिल जाएगा, है ना, आंशिक भिन्न भी मिल जाएगा, प्रतिस्थापन विधि भी दिख रही है मुझे कई जगह पर, और ट्रिक्स वाले भी दिख रहे हैं। जो भी जहाँ पर भी हमने यूज़ किया है वो सारे तरीके इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसके प्रश्नावली के सवालों को स्टार्ट कर देते हैं और समझ जाते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, तो आप ये अपने मन में ही सोच लेना कि आपकी नवी प्रश्नावली बहुत शानदार चली है। लेकिन अगर नवी प्रश्नावली आपको कम आती है, आपने अभी रिवीजन नहीं किया है और ढंग से इसको नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको 10.2 में दिक्कत आएगी। इसलिए पहले नवी को कंट्रोल करें और उसके बाद फिर आप इस पे आएँ तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और क्या काम नया है इसके लिए हम पहले बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। और छोटे क्वेश्चन है, 10.1 की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। लिमिट दे रखी है 1 2 3 और 2x + 1, 1 2 3, यानी निम्न सीमा होती है ये ना, निम्न सीमा नीचे, उच्च सीमा ऊपर, और यहाँ लिख देंगे 2x + 1 का क्यूब और dx हो गया। बात समझ में आ रही है? सिंपल काम चल रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन का तरीका है ना वो हम चेंज करेंगे कि 1 है निम्न सीमा, 3 है उच्च सीमा, ये सवाल हमको दिया गया, और x के सापेक्ष समाकलन, सिंपल समाकलन 9.1 में आ चुका है ऐसा। तो करिए समाकलन इसका। भाई क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? इसको आप t मान लीजिए, है ना। अब ये प्रतिस्थापन विधि आ गई, 9.2 में आ गया, ये वाला प्रतिस्थापन विधि का है। तो और एक चीज़ और देखिए, मैं बार बार आपको ये बोलता रहा था वहाँ पर कि आपको प्रश्नावली के नंबर याद नहीं करने। अब एक गलती मैंने भी कर दी कि यहाँ नंबर बोल दिया मैंने, तो मुझे भी नंबर नहीं बोलने चाहिए, मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि ये किस विधि का क्वेश्चन है, ठीक है। हम विधि का नाम लेंगे सबसे पहले। तो विधि क्या बन रही है? विधि बन रही है प्रतिस्थापन विधि। 9.2 को मत याद करना आप, क्योंकि 9.2 के अंदर प्रतिस्थापन विधि भी है, फिर नेक्स्ट गए तो त्रिकोणमिति भी लग रही है, कुछ ट्रिक्स भी लगी हुई है ना। तो हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने मान लिया t के बराबर, ठीक है। ये बन गया। अब इसका समाकलन करिए, वो अवकलन करिए इसका। 2 कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dx और यहाँ आ गया dt। अब आप देखिए क्या यहाँ पर हमको 2 मिला है एक्स्ट्रा, 2 हमको अलग से नहीं दिया गया। जब 2 हमें अलग से नहीं दिया गया तो इस 2 को हटा के इधर भेज देंगे और ये वैल्यू आ जाती है dx = dt/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो 1/2 बाहर आ गया, ये बन जाएगा t³ और dt। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद अब एक नया काम करना है। कि नया काम क्या करना है? ये जो लिमिट्स चल रही है ना, ये लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन आपको दिया गया था x के रूप में, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया t के रूप में, तो जो लिमिट है ना ये भी चेंज होंगी।
अब लिमिट कैसे चेंज होंगी इसको देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों पे, क्योंकि सवाल x के रूप में दे रखा है, ये जो लिमिट्स दे रखी हैं ये x के लिए दे रखी हैं। हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया t के रूप में, तो जो लिमिट है ना वो भी t के रूप में चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी? x की जगह यहाँ लिखेंगे, पहले हर सवाल पे लिखना है। कुछ कई बार ऐसे कैटेगरी आ जाती है हमारे पास जिनमें लिमिट्स चेंज नहीं होती हैं, पर ऐसी कैटेगरी पेपर में नहीं आती है कभी भी। तो आप हमेशा प्रैक्टिस करिए कि जब भी आप टी मानेंगे तो लिमिट को आप चेंज करेंगे, चाहे वो चेंज हो और या वो ना हो। ठीक है, तो आपको करना है। तो यहाँ लिख देंगे निम्न सीमा के लिए, पहले लिख दिया। अब ये जो निम्न सीमा है x बराबर 1, ये x बराबर 1 दिया हुआ है ना, ये x का मान है, x बराबर 1 दिया हुआ है। इस x के मान को आप यहाँ रख देंगे इस जगह पर, तो ये 1 जैसे ही रखेंगे यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो t का मान कितना प्राप्त हुआ? t बराबर 3। फिर उच्च सीमा के लिए इसी प्रकार से, उच्च सीमा के लिए यही काम करना है। x बराबर 3 दे रखा है, x बराबर 3 है। अब यहाँ पे रख देंगे 3 दूनी 6 और 1 7, तो t बराबर कितना आ गया? 7। तो t बराबर 7 आ गया। बोली कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिमिट बदल गई, लिमिट कितनी आ गई? अब निम्न सीमा तो बन गई 3 और उच्च सीमा बन गई 7। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/2 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई t की पावर 4/4 3 2 7। प्लस c नहीं लगाना है। और प्लस c क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर आप प्लस c लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनिश्चित नहीं है ये, प्लस c नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो निश्चित प्राप्त होगा। तो 1/2 है, ये 4 मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया 1/8। क्या बच गया? t की पावर 4 3 2 7। अब पहले उच्च सीमा का प्रयोग करना है, फिर निम्न सीमा का प्रयोग करना है। ये थोड़ी सी विधि आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, फिजिक्स में आया था ऐसा 11वीं क्लास में। तो इस 7 को t की जगह पर यूज़ करना है पहले, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस 3 को t की जगह पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है 1/8। यहाँ पर आ गया 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, है ना, तो 1/8 हो गया। 7 की पावर 4 कितनी होती है? 2401 आ गए, ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है पहले से ही। 2401 आ गए, फिर 3 की पावर 4 हो गई, ये 81 हो गया, और इनको माइनस कर लिया। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 2320, वो 2320, हाँ 2320 आ जाते हैं। और इसमें हमने 8 का भाग लगा दिया तो हमें मिल जाता है 290। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आप किसी भी विधि से इसको कर लेते हैं, आंसर हमेशा 290 ही आएगा। ठीक है, निश्चित समाकलन में हमेशा कांस्टेंट रूप में आंसर मिलता है, इसलिए ये हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा सही होते हैं। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं सेकंड पर। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 2। इसी प्रोसेस पे अब हम चलते जाएंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सवाल कहाँ से आएगा। सवाल किसी भी विधि का हो सकता है, प्रश्नावली का नंबर नहीं याद करना, विधि का नाम याद रखना है। तो अगला है 0 से π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2, ऊपर है sin x, अपॉन में आ रहा है 1 + cos² x। अब एक चीज़ और गौर करिएगा कि पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कुछ सवाल आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे 10.2 के अंदर, जो पूरी 9वीं प्रश्नावली में आपको कहीं नहीं मिले ही नहीं, है ही नहीं वो सवाल, लेकिन इसमें दे दिए। और इसमें दे दिए, कैसे दे दिए? लिमिट लगा के दे दिए, है ना। तो आपके दिमाग में एक कैटेगरी ये आ जाती है कि भाई ये जो सवाल है ये तो 10.2 के हैं, जो बच्चे ऐसे याद रखते हैं प्रश्नावली के नंबर से, तो वो ही सोचेंगे ये सवाल तो किसका है? 10.2 का है। और 10.2 का है तो इसमें लिमिट भी होंगी, पेपर में आएगा तो लिमिट भी मिलेगा। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि 10.2 का कोई सवाल ले लिया एग्जामिनर ने और उसकी लिमिट हटा दी। ठीक है, लिमिट हटा दी, बस 0 से π/2 हटा दिया और केवल ये सवाल बना के दे दिया। अब दे दिया तो जिनको तरीके आते हैं, तरीके से जो याद करके गए हैं, जिनको विधियों के द्वारा याद हैं, वो तो इसको बड़े आराम से कर देंगे,
लेकिन अगर कोई विधि का नाम याद करके नहीं जा रहा है और वो प्रश्नावली को रट के जा रहा है, प्रश्नावली के नंबर से सवालों को कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस जगह पे जाके। वो ये सोचता है कि पेपर ये जो क्वेश्चन आया है ये तो किताब में ही नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो नवी प्रश्नावली है जो आपकी समाकलन की है, तो नवी, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 प्रश्नावली एक साथ चलती हैं और ये एक में मर्ज भी होती हैं, एक दूसरे में मर्ज हैं ये। तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। अब देखिए इसको, पहले आप सवाल को देखिए, सवाल को देखिए, पहले समझिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। पहले आप ये देखिए कि इसको तो मत देखो, इसको तो लास्ट में इसका यूज़ करना है, ये हमारे काम का अभी फ़िलहाल नहीं है। आपको तो ये देखना है कि sin x अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो हम किस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है कि इसको आप t मान लो, कॉज एक्स को। जब कॉज एक्स को t मानेंगे तो माइनस का sin x dx आएगा, माइनस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, माइनस को आप बाहर ले आते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं कॉज एक्स को t मान लिया। जब cos x को t मानेंगे, इसका अवकलन कर देंगे तो माइनस का x dx बराबर dt हो जाता है। ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, माइनस को हटा दो यहाँ से, माइनस को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। ये वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो i बराबर, देखिए अब t माना है ना तो लिमिट बदलेंगी, अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ। sin x और dx इसकी जगह पर तो क्या आ गया, माइनस dt, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, कंप्लीट। यहाँ तक का काम खत्म। अब माइनस चल ही रहा है बाहर, लेकिन अब हमें अगला काम क्या करना है भाई, लिमिट भी तो चाहिए। लिमिट चाहिए तो आप लिमिट के मान यहाँ रखिए। सबसे पहले लिखेंगे निम्न सीमा के लिए, निम्न सीमा के लिए क्या है, निम्न सीमा के लिए x का मान क्या दिया गया है, x का मान दिया है 0। जब x का मान 0 दिया गया है तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। x की जो भी लिमिट दी जाती है निम्न सीमा वाली, वो आप x की जगह पर रख देंगे तो ये cos 0 बन जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो t का मान 1 आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद उच्च सीमा, उच्च सीमा के लिए अब उच्च सीमा के लिए जब आप काम करते हैं तो x बराबर दिया गया है π/2, बड़ी सीमा π/2 दिया गया है। अब इस π/2 को हम यहाँ रखेंगे cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो t का मान क्या आ जाएगा, 0, t का मान 0 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों लिमिट्स को हम यहाँ रख देते हैं, तो ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 1, यानी निम्न सीमा तो 1 और उच्च सीमा 0। तो क्या ये पॉसिबिलिटी ठीक है। यहाँ से देखिए, नाम दे रहे हैं हम उच्च सीमा, मान छोटा आ रहा है, यहाँ नाम दे रहे हैं निम्न सीमा, मान बड़ा आ रहा है। क्या ये ठीक है, क्या ये है, नहीं है। अभी आपको गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन 10.3 प्रश्नावली में एक गुणधर्म आएगा, एक प्रॉपर्टीज आएंगी इनकी समाकलन की, और वो ये बताती है कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए, निम्न सीमा हमेशा छोटी ही होती है, उच्च सीमा हमेशा बड़ी होती है, लेकिन कभी उल्टा हो जाए, कभी भी उच्च सीमा बड़ी हो जाए, वो उच्च सीमा छोटी हो जाए, निम्न सीमा बड़ी हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिक बाहर आएगा, ठीक है। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी है ना वो काम कर रही है यहाँ पर। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई निम्न सीमा की जगह पे तो 1 आ गया, बड़ी संख्या आ रही है, उच्च सीमा पे छोटी संख्या आ रही है, आने दो, माइनस बाहर आ गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हम ये चेंज कर दें, है ना, गुणधर्म नंबर अभी 3 है हमारे पास, आगे मिलेगा 10.3 के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अजीब सी संख्या लग रही है, आप चाहते हैं कि निम्न सीमा छोटी ही रहनी चाहिए, उच्च सीमा बड़ी ही रहनी चाहिए, तो इनको पलट दो आप, ठीक है। ये जो लिमिट्स हैं इनको आप पलट देंगे, लिमिट पलट देंगे तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आंसर तब भी ठीक आएगा। अब ये माइनस बाहर चली रहा है, अब इसका समाकलन करिए कि 1/1 + x² किसके बराबर होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स t। 1/a लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/a लिखेंगे, सूत्र तो आपको साइड में लिखने हैं, मैं कई बार बोल रहा हूँ ये बात, सूत्र हमेशा साइड में लिखेंगे तभी आपको पूरी मार्किंग मिलती है, ठीक है। लेकिन 1/ यहाँ a लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पर 1 चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, और डायरेक्ट हम आ गए 1 to 0। अब ये माइनस बाहर चल रहा है, इसको चलते रहने दें, और लिखने का जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना
कि उच्च सीमा जब आप लगाते हैं तो ऐसे मझला ब्रैकेट लगा दें, पहले उच्च सीमा लगाएं, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर निम्न सीमा लगानी है। तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स 0, ये मझला ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर निम्न सीमा रखी जाएगी, तो tan इनवर्स 1 हो जाता है और ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ 0 आया, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये जो 0 है ना, ये कितने डिग्री पे आता है मान, देखिए इसमें tan इनवर्स 0 कब आता है, tan 0 डिग्री पे आता है। 0 मान कब प्राप्त होता है, tan 0 डिग्री पे, माइनस tan इनवर्स 1 कब प्राप्त होता है, कौन सी डिग्री पे प्राप्त होता है, तो tan में ये मान प्राप्त होता है tan π/4 पर। बोलिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है tan इनवर्स से ये tan कैंसिल, यहाँ 0 रह गया, tan से ये वाला tan कैंसिल, माइनस चल ही रहा है, π/4 रह गया, तो माइनस बाहर है, ये 0 बन गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ π/4 आ गया, तो 0 माइनस π/4 आया, यही आया। अब ये माइनस जब अंदर जाता है तो इसको प्लस कर देगा, 0 की कोई वैल्यू यहाँ है नहीं, तो हम आंसर क्या प्राप्त करते हैं, वो होगा π/4, यानी जो आई है, इंटीग्रेशन है, उसका आंसर हमको मिलता है π/4। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने की शैली जो है ना, उसको ध्यान रखें और इस हिसाब से कार्य करें। ठीक है, अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन है, और 10.1 का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक बच्चे ने अभी मुझसे ये भी पूछा था कि भाई 10.1 के जो क्वेश्चन है, क्या हम उसको भी इस विधि से कर सकते हैं क्या, 10.1 के क्वेश्चन को, जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या हम इस विधि से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में हेडिंग आ गई कि योगफलों की सीमा के रूप में हल कीजिए, तो योगफलों की सीमा का मतलब प्रथम सिद्धांत है। ठीक है, और योगफलों की सीमा का मतलब अगर प्रथम सिद्धांत है तो आपको उसी विधि से हल करना है। अगर आपने इस विधि से हल कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, भले ही चाहे आपने कितना भी टाइम लगाया हो। इसको हाँ नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको मिटाता हूं मैं। नंबर 3 पे आइए, फिर इसके बाद नंबर 3। अब देखिए, थोड़ा सा विधियों का नाम याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन को विधि के अनुसार याद करिए। जैसे 3 आ गया, लिमिट है इसमें 1 2 3 और cos log x अपॉन x। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका आ चुका है, ऐसा ये वाला तो नहीं आया, लेकिन इस टाइप का सवाल आ चुका है ना। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो क्या कर देंगे, साफ दिख रहा है कि log x आ रहा है ना, log x आया और बटे में x आया, और बाई चांस मान लीजिए यही सवाल आपको ऐसे मिल जाए तो क्या करेंगे, cos log x। ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बस नज़र डालिए आप कि जो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ कई बार क्वेश्चन ऐसे निकालता है जो बुक में नहीं होते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो अपने माइंड से ही हम कर पाते हैं। अगर आपको इसमें से ये x निकाल देता है और ये क्वेश्चन दे देता है और लिमिट भी नहीं लगाता, तो ये क्वेश्चन नवी प्रश्नावली का हो गया, अनिश्चित समाकलन हो गया। अब बताइए कैसे होगा ये, है ना। इसको आप नोट करिए और इसको करके देखिएगा कि कौन सी विधि से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी नहीं बता रहा मैं कुछ भी, आप करके देखना, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएंगे, क्योंकि जो 10.2 के क्वेश्चन है वो अक्सर चेंज करके नवी प्रश्नावली के बना के दिए जाते हैं पेपर में, तो थोड़ा सा इन पे प्रोसेस करिए, और ये जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेस्ट होगा। अब इस पे आ जाते हैं, जब इस पे आ जाते हैं तो हम कंडीशन पे क्या लाते हैं, भाई log x आ रहा है, तो log x को हमने मान लिया t के बराबर, log x को t मान लिया इस वाले को, है ना। log x को जब t मान लेते हैं तो इसका अवकलन, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x dx बराबर dt। देखिए सिंपल हो गया बिल्कुल। तो यहाँ वैल्यू मिलती है 1/x dx बराबर dt, तो 1/x और dx इनकी जगह पर तो dt आ गया, सही है। cos और log x, तो log x को हमने t मान रखा है, ये क्या बन गया, cos t बन गया, हो गया। लेकिन लिमिट नहीं आई, भाई लिमिट नहीं आई कि हमने t माना हुआ है, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट भी बदलेंगी। लिमिट बदलिए, निम्न सीमा की जगह पर क्या आएगा,
निम्न सीमा के लिए x बराबर 1 दिया गया है तो t बराबर क्या होगा, जब x बराबर 1 लिख देते हैं यहाँ पर तो log 1 t बराबर log 1 आ रहा है, और log 1 का जो आंसर होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो आप log 1 भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में उच्च सीमा के लिए देखिए x बराबर 3 आ रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो log 3 हो गया, तो t बराबर log 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो पॉइंट्स में आती है, वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर log 3 के रूप में ही रहेगा। यहाँ पे ज़रूर आप log 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, दोनों ही बातें। तो यहाँ हो जाता है 0 और यहाँ हो जाता है log 3। ठीक है, अब cos t का मान क्या होता है, cos t का समाकलन क्या होगा, sin t, और आंसर क्या आया, इसकी जो लिमिट्स हैं 0 से log 3। अब पहले उच्च सीमा लगानी है, तो sin t की जगह पर ये सीमा रखी जाती है हमेशा, है ना, x की जगह पर, t की जगह पर, तो t की जगह पर हमने रख दिया, ये बन गया sin log 3 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा के निम्न सीमा रख देंगे, तो sin t की जगह पर आ गया 0, ये 0 आ गया। अब sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 है, ये हट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ sin log 3, और किसका आंसर है ये, इस इंटीग्रेशन का आंसर है, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर √x अपॉन √x और dx। ठीक है, और इसमें लिमिट आ रही हैं 0 to 1। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर दिया। अब उसके बाद बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये सोचना है कि कौन सी विधि का क्वेश्चन है ये, पहले ये सोचना है, तब काम को शुरू करना है। पहले समझिए इसको कि √x को अगर हम t मान लेते हैं, ऊपर वाले को आ चुका है ये तरीका, √x को अगर हम t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि ही अभी चल रही है, तो इसका जो अवकलन करेंगे 1/2 √x होगा, 1/2 √x होगा, तो √x आ रहा है ना नीचे, हो गया अपना काम। तो प्रतिस्थापन विधि सीधा सीधा काम कर रही है। यहाँ लिख देते हैं √x बराबर t, ये मान लिया। जब √x बराबर t है तो 1/2 √x और dx बराबर dt रहेगा। अब 2 तो है ही नहीं, ये वाला जो 2 है वो तो है ही नहीं हमारे पास। जब ये 2 नहीं है तो इसका मतलब इसी को रखना है, बस इसको हटा के इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 1/√x dx बराबर 2 dt, ये आ गया। ठीक है, इस मान को यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिलता है, 2 1/√x dx, तो 1/√x और dx, इसकी जगह पर 2 dt हो गया, तो 2 को कांस्टेंट है, 2 तो बाहर कर दिया मैंने, और dt आ गया। और ये क्या बन गया, अब e की पावर t हो गया। ठीक है, यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि हो गई, लेकिन लिमिट भी तो चेंज होंगी, लिमिट चेंज करो। लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, पहले निम्न सीमा के लिए लेते हैं, तो निम्न सीमा के लिए, जब निम्न सीमा के लिए काम करते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 रख दिया, x के स्थान पर 0, x के स्थान पर 0 कर दिया, तो t बराबर क्या हुआ, 0। अगर हम x बराबर 0 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है t बराबर 0। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 रख देते हैं, उच्च सीमा, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कंडीशन, लिमिट नहीं बदली हैं इसके अंदर, है ना। उच्च सीमा के लिए यहाँ पर जब हम 1 रखते हैं तो x बराबर 1 रख दिया, जब आप x बराबर 1 रखते हैं तो 1 का अंडर रूट करेंगे, वापस 1 प्राप्त होगा, तो t बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0, जो निम्न सीमा है वो 0 ही रही, उच्च सीमा है वो 1 ही रही, यहाँ पर लिमिट बदली नहीं। ठीक, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि हर सवाल पे आप इसी काम को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे ये बदल भी जाती हैं, कुछ पे नहीं भी बदलती हैं, पर पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता जिसमें लिमिट नहीं बदलती हैं, पेपर में तो बदलने वाला ही आएगा। इसको हल कर दीजिए, अब सिंपल है बिल्कुल। e की पावर x का सब जानते हैं, e की पावर x ही होता है, मतलब यहाँ पर e की पावर t आ रहा है तो e की पावर t लिखेंगे। निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 1 आ रही है, वैल्यू डाल दी
तो 2 e की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। अब देखिए e की पावर 1 तो e होगा और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं 2e माइनस 1, बस यही आंसर होगा इसका। ठीक है, आई मत लगा इसमें, सी मत लगा देना, कहीं प्लस सी और जोड़ दें आप, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, इसको नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और dx, ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या विधि यूज़ हो रही है पहले तो ये सोचिए, क्योंकि सवाल शुरू करने से पहले सोचना है, तब काम शुरू करना है। प्रतिस्थापन यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा। सिंपल कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर कुछ होता हो? नहीं होता। तो हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय फंक्शन लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज़ करना है। क्या करेंगे इसकी जगह पर? देखिए, जो जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 की जगह पर अगर हम रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह पर रख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2, है ना, ये रख दिया, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? ठीक है भाई, सीधा फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं। 1 की जगह पर हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दिया, साइन एक्स की जगह पर हमने 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 रख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? 0 से π/2 अंडर रूट कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला बना? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर dx। सही है, रूट भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, दोनों कट जाएंगे और क्या मिल गया? रूट भी कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉज एक्स बाई 2 और dx हो गया। अलग अलग कर दिया दोनों को, तो 0 से π/2 साइन एक्स बाई 2 dx हो गया। फिर प्लस लिमिट को अलग अलग कर देते हैं। अभी ये 10.3 की प्रॉपर्टी रहेगी, 10.3 की प्रॉपर्टी यही है ना, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो लिमिट दो जगह अलग अलग हो गई, कॉज एक्स बाई 2 और ये dx हो गया। अब साइन एक्स बाई 2 की जगह पर सीधा समाकलन कर देना है, तो साइन एक्स बाई 2 का क्या होगा? क्या होगा? माइनस कॉज एक्स बाई 2, है ना। माइनस को आपने बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, माइनस को हमने बाहर लगा लिया और यहाँ लिख दिया कॉज एक्स बाई 2, और लिमिट क्या चल रही है? 0 to π/2, 0 से π/2। फिर प्लस, और यहाँ पर कॉज एक्स बाई 2 का क्या होगा? साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 रख दिया और 0 से π/2। ठीक है, अब वैल्यू डालिए इसमें, तो यहाँ पर आता है माइनस। इसकी जगह पर जब उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं तो π/2 आप यहाँ रख रहे हैं, इसकी जगह पर π/2 x की जगह पर, तो क्या बन जाएगा? ये बन गया cos π/4 माइनस, फिर 0 रख देंगे तो बन गया cos 0, फिर प्लस यहाँ रख दिया π/2 तो साइन π/4 माइनस साइन 0, है ना। अब इनकी वैल्यू निकालिए, बस माइनस बाहर चल ही रहा है। cos π/4 किसके इक्वल होता है? 1/√2 होता है, और cos 0 क्या होता है? 1 होता है, प्लस ये साइन π/4 1/√2 होता है, साइन 0 0 होता है, ये माइनस अंदर गया तो माइनस 1/√2, है ना, ये माइनस का हो गया, ये अंदर गया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का 1/√2 चल रहा है, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1। अब इसको नोट करिए। देखिए, एक यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, cos x/2 का, ये sin x/2 का हमने कर दिया तो माइनस का cos x/2 हो गया ना, x/2 का नहीं किया।
x/2 का करेंगे, अगर अवकलन होता तो x/2 जो 1/2 है वो बाहर आता, तो 1/2 बाहर नहीं आएगा। अब कितना आएगा, समाकलन है तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा, इस 2 को यहाँ लगाइए, ये 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, और इधर भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, 2 चलता रहेगा बस आगे, और कुछ नहीं। ये -2 जब इससे गुणा होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, -2 है ना, ये इससे गुणा हुआ तो ये हो गया +2, ये +2 जब इससे गुणा हुआ तो यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब कंडीशन ये माइनस का है, ये प्लस का है, इनको काट देंगे तो बचता क्या है, 2 बचता है ना, यहाँ पर आ जाती है। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक कई बार मुझसे ही हो जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है, उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे।